बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमारे साथ बराह रास्त हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और प्रोग्राम का आगाज करेंगे सुबनामे के साथ, लेकिन साथ साथ बहुत ही अहम दिन है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या आज के होने वाला जो है वो कोर्ट का सेशन हो, या इसके अलावा अगर हम आगे लेके बात करें तो रशिया की तरफ से तो जनाब पंजाब असम्बली की इजाजत के बाद अगर बात करें तो आईके का जो रशिया का टूर था उसको लेके जो है वो बताया गया या बयान आया वजीर खारजा जो रशिया की हैं उनकी तरफ से। बहुत ही अहम खबरें आई हैं कल, और उसी के साथ जुड़ा हुआ आज का दिन कनेक्टिविटी के साथ। और सुबनामा में हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम खबरें आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं। जैसे कि सबसे पहले आईनी बहरान पर जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दस्तखत नोटिस की समाअत है वो आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी, नून लीग और सुप्रीम कोर्ट बार के जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए हैं, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आइन के जो रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता आइन को, खास तौर पर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश है कि आज फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। तो इस पर इस वक्त फोकस है और कोशिश किया जा रहा है कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। तो आज की समाअत में देखते हैं कि जब दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के, तो उसका फैसला सुनाया जाता है। लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि अपोजिशन ने गद्दारी की है, तो सबूत कौम के सामने लाए जाएं। और वक्त मामला ये है इस वक्त कि आइन को तोड़ा गया है। हम उनका बयान जो आया उसमें यह था कि आगे उन्होंने कहा कि अगर आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है। साथ में अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं, और तर्जुमान रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका ने इमरान खान का दौरा रूस मनसूख करने के लिए दबाव डाला। तो ये सब कुछ कहना है तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का, जिनकी जानब से ये बयान जारी किया गया है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने धमकी आमेज जो खत है उस पर इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। और तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेट प्राइस कहते हैं कि किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें सहाफी ने उनसे सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। इवन आई सॉ दैट उनसे पूछा गया तो उन्होंने पहले कुछ और जवाब दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, पर्टिकुलरली आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिनेरियो के हवाले से आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अलबत्ता हाँ कि उनका जो रशिया का जो है उसको हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे फिर हम उनके साथ आगे ताल्लुकात रखते हैं। पंजाब असेंबली का इजलास आज शाम, अच्छा वक्त का भी अभी पता चला था कल ये कि 7:30 बजे आज जो है पंजाब असेंबली का जो है वो सेशन होगा। सबसे बड़ी खबर, आज वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज किया जाएगा, जिसमें बड़ा कड़ा मुकाबला है। क्योंकि पिछले इजलास में देखा है और हमजा शहबाज साहब की जानिब से ये इल्जाम भी आयद किया गया है कि क्योंकि हमारे वोट पूरे हैं इसलिए परवेज लाई साहब ने पिछला इजलास जो है वो मुलतवी करवाया। ये उन्होंने इल्जाम आयद किया है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो वोट्स हैं वो मुकम्मल हैं, हमारी गिनती पूरी है, हमारे नंबर पूरे हैं और मैं वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाऊंगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि आज इसके आपको क्या नजर आता है, इंक्लिनेशन आज के दिन किस तरफ आपको नजर आती है? आप देखें, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछला इजलास मौखर हुआ है, उसके बाद पूरी कोशिश की गई। और कल गुज़िश्ता रोज हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी परवेज लाई साहब और मुनिस लाई से मुलाकात हुई है और उसमें बड़ी अहम बातें भी उसमें हुई हैं। तो कोशिश तो पूरी की जा रही है परवेज लाई साहब की जानिब से भी कि जितने भी अरकान हैं उनको इकट्ठा किया जाए और जो अपनी नंबर गेम है वो पूरी की जाए। साथ में हमजा शहबाज साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पहले डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली इजलास जो है वो 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया था, और अब खैर ये आज इंतखाब होने का जो इम्कान है, पॉसिबिलिटी का आज इंतखाब हो जाएगा 16 अप्रैल तक जो कर दिया था। लेकिन आगे एक और चीज जो मौखर हुई है वो ये हुआ है, मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि यूएई ने पाकिस्तान के जो जिम्मे $2 अरब कर्ज की अदायगी मौखर कर दी है। साथ साथ ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान ने यूएई को मार्च में $2 अरब की अदायगी करनी थी, और मुत्तहदा अरब अमारात ने 2019 में, इफ वी आर नॉट रॉन्ग, 2019 में पाकिस्तान को $2 अरब का ये कर्जा दिया था, जो कि अब मौखर कर दिया गया। बिल्कुल, और एक और खबर ये आ रही है सुबनामा में कि इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में तजारती खसारे में 70% इजाफा हो गया है। मार्च 2022 का तजारती खसारा $3 अरब 44 करोड़ बढ़ गया है, जबकि रवा माली साल में जुलाई से मार्च तजारती खसारा $35 अरब और 93 करोड़ रहा है। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बढ़ चुका है, जिसमें हमारे मुख्तलिफ जब हमारे माशियात आते हैं वो जिक्र भी करते रहते हैं कि हम इसको जिस तरीके से वो पॉलिसी
पॉलिसीज के हवाले से जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, इंपोर्ट मुसलसल बढ़ती रही है। तो अब ये चीजें हुकूमत चेंज होने के बाद कैसे संभलती हैं, क्या होता है, अब ये तो वक्त आगे बताएगा। बहुत बड़ी क्योंकि अब तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बहुत एग्जैक्टली। और तब तक क्या होगा हमारा, हम कहते हैं ना, आम आदमी कहते हैं साडा की बनेगा, तो वो हमारा क्या बनेगा, मुल्क का क्या हालात होंगे ऑब्वियसली। लेकिन इतना अहम दिन, हमने कहा कि जो कल का अहम दिन रहा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी इतना कुछ बातें हुई, मरीम नवाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की, तस्वीरें भी बहुत दिखाई, तनकीद भी बहुत ज्यादा ओपनली उन्होंने की, और अपने साथ अपना जो उनके मजीद रहनुमा भी थे PMLN के, वो भी साथ बैठे हुए थे कल का। फिर उसके बाद आज के मेरे ख्याल है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आज की तैयारी क्या सर, एवरीबडी इज जस्ट एकदम से समझे एक स्पीड में चल रहे हैं। आज बड़ा अहम दिन है असल में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी कहा गया है कि आज फैसला सुनाने के जो मुतवक्के है कि आज फैसला सुना दिया जाएगा जो समाज वक्त चल रही है आईनी बहरान पर। और दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का भी इंतखाब आज होना है क्योंकि आज इजलास होने जा रहा है। साथ में ये बताया जा रहा है कि यह अहम तरीन इजलास जो है पंजाब असेंबली का वो आज शाम 7:30 बजे तलब किया गया है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इसमें किया जाएगा। पहले डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली इजलास 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया था जैसे कि आपको बताया। साथ में जराये के मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हंगामा आराई में मुलव्वस ऑपोजिशन के 15 से 20 अफराद की रुकनियत मुअत्तल करने पर भी गौर किया जा रहा है। अगर ये मुअत्तल कर दिए जाते हैं तो फिर वोटिंग पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फैसला स्पीकर की कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट पर होगा। और ऑब्वियसली इधर भी PTI के अरकान जो है वो परवेज इलाही को वोट डालने की जो है वो हिदायत कर दी है। साथ में सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा होंगे हमारे साथ PTI की भी, और साथ में और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जैन अली भट्टी साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान है डॉक्टर जैन अली भट्टी जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, उनसे सवालात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, रमजान की ढेरों मुबारकबाद। लेकिन पहला सवाल जो कि बड़ा अहम दिन है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे या नहीं, क्या कहिएगा? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, सेम है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जी जब 2018 के आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब को बतौर स्पीकर नॉमिनेट किया था, तो उस इलेक्शन में भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 22 अरकान के वोट लिए थे ज्यादा। PTI के जो वज़ीर आला का इंतखाब था उससे 22 वोट ज्यादा लिए थे। तो इस तरह आज भी इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है, चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब एक मुदब्बिर सियासतदान है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है और एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है, और बहैसियत वज़ीर आला पंजाब ही इज नोन एज द एवर बेस्ट CM इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो आज इंशाअल्लाह ताला जब शाम 7:30 बजे इजलास शुरू होगा उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारे नंबर न सिर्फ पूरे हैं बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम मुस्लिम लीग नवाज के भी अरकान असम्बली के जो है वो वोट तोड़ने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही साहब में कोई नाराजगी चल रही है सर, ऐसी बातें सामने आ रही हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल जो है वो मन घड़त और झूठी खबरें हैं। इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो बेटे हैं वो भी ये मीडिया के ऊपर अपना वो है वो बयान दे चुके हैं कि जो है वो हमारे ख़ानदान जो है वो बिल्कुल इकट्ठा है और तमाम जो फैसले हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो है वो क़ियादत में किए जाते हैं और इस सिलसिले में किसी भी जो है वो मन घड़त अफवाहों पर कान ना धरा जाए। ठीक। अच्छा जन साहब, साथ में चंद रोज कबल साबिक गवर्नर पंजाब ने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार भी किया था कि क्या वाकई इनकी चौधरी परवेज इलाही से ताल्लुकात ख़राब थे, इस पर भी क्लैरिटी दे दीजिएगा। जब गवर्नर सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब का जो रद्द-ए-अमल था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और गवर्नर साहब के हवाले से, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो हैं वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं और इस सिलसिले में वो मुझे जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में जो है वो कोई भी बयान नहीं दूंगा या कोई भी बात जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा चौधरी सरवर साहब से जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है और वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। अच्छा ठीक है, यानी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल। और साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की परवेज इलाही साहब से, मुनस इलाही साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में खासतौर पर क्या बातें हुई, वज़ीर आज़म ने क्या हिदायत दी?
इस हवाले से जी कल चौधरी परवेज अलैहि साहब, चौधरी मोहनस अलैहि साहब और चौधरी हुसैन अलैहि साहब ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की नुमाइंदगी की है। गवर्नर हाउस लाहौर में जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो जो पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल है, इसके हवाले से तबादला ख्याल हुआ है और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो है वो नंबर ऑफ फिगर्स के अरकान के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग, इनकी जो इत्तेहादी जमातें दोनों आपस में इनके जो है फिगर्स कितने हैं और अपोजिशन साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर अपोजिशन पार्टीज जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उस हवाले से जो है वो तबादला ख्याल हुआ है। और आइंदा आने वाले सियासी सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो चौधरी परवेज अलैहि साहब को जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो अहम हदायत दी हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये कहा है कि आप जो है चौधरी परवेज अलैहि साहब को वोट दें और कोई भी जो पार्टी का मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली का वो जो है वो इनसे इनहराफ ना करे और वरना उसके खिलाफ जो है हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। हाँ, लेकिन जैन साहब आपने कहा कि अगर आप लोग ऑब्वियसली परवेज साहब की आ जाती है अगर हुकूमत, तो फिर सबसे आपने कहा कि जो चीजें हैं जिस पे हमारा फोकस है, जरा सा उस पर वजाहत कर सकते हैं कि क्या चीजें हैं जिनको गोल या रोड मैप लेकर चलेंगे, जिन पर सबसे पहले जो है हमें प्रायोरिटाइज करना है, इन पर हमें फोकस करना है या इन पर हमारी टेंशन की जरूरत होगी? सबसे पहले तो जी हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ जो है वो हमने ऐसा एक जो है वो गवर्नेंस सिस्टम के मैकेनिज्म और लेवल को बेहतर बनाना है कि जिससे आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए और उसको फैसिलिटेट करने के लिए और उसको रिलीफ दिलवाने के लिए जो है वो इकदाम किए जाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो इस टाइम महंगाई का इशू आता है उसमें हमने प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उनको इस लेवल के ऊपर एक्टिव करना है कि ये जो मसनूई महंगाई लोकल लेवल के ऊपर, गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर की जाती है, चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना है। और इसके अलावा हर शोबा में जो है वो हम इंशाल्लाह बेहतरी लाने की जो है वो कोशिश करेंगे, सो दैट के जो है वो आम आदमी को इंशाल्लाह जो है ना वो रिलीफ मिल सके और वो जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो पंजाब का जो लेवल ऑफ गवर्नेंस है, वो तर्ज़े हुकूमत जो है पंजाब का वो मजीद बेहतर हो, मजीद बेहतर हो। साहब आखिर में ये जरूर बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जैसे कि हम वोटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ मुनरिफ अरकान भी उनका भी इम्कान है वापस आने का, साथ में जैसे कि आप लोगों की जानब से दावा किया जा रहा था कि जो ऑपोजिशन के और खासतौर पर नून लीग के कुछ अरकान हैं वो भी पॉसिबिलिटी है कि परवेज अलैहि साहब को वोट देंगे, उनकी तादाद कितनी है? देखें जी, तादाद का तो आपको पता आज इलेक्शन में लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला वजीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक एज अ पार्टी हेड वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज अलैहि साहब, उनको वोट देंगे। और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी कुछ अरकान जो है वो इंशाल्लाह चौधरी परवेज अलैहि साहब को अपना वोट देंगे। अवाम और पंजाब की कुछ से क्या मुराद है आपकी? ये कुछ में कितने शामिल हैं? ये अब आज जो फिगर इंशाल्लाह जब शाम को रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और जो आज बड़ा फैसला होने जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है, उस हवाले से हमसे गुफ्तगू भी कर रहे थे, लेकिन पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब वो हमें जान कर चुके हैं। आपने भी कहा ना शाहजेब के पीटीआई रहनुमाओं को भी हिदायत दे दी गई है कि वो चौधरी परवेज अलैहि साहब को जो है वोट दें, तो डेफिनेटली उसे सवालात तो बिल्कुल। फयाजुल हसन चौहान साहब आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपसे सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि पार्टी की तरफ से इस वक्त आप लोगों को भी नोटिस मौसूल हुआ है कि वोट चौधरी परवेज अलैहि को देना है, ऐसी बातें सामने आई है साथ में, और क्या आप वोट देंगे और दीगर कितने अरकान परवेज अलैहि को वोट देने के लिए तैयार हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। क्यों नहीं देंगे? हमारा तो ये नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। और ये फयाजुल हसन चौहान का नारा पिछले 1.5 महीने से जो है वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गूंज रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज अलैहि साहब को नामजद किया, आप वोट देंगे या नहीं देंगे? तो जनाब वोट देंगे, गज वज के देंगे, और सारे पार्लिमानी पार्टी हमारी इंशाल्लाह देगी, और जो लोग नहीं देंगे वो इंशाल्लाह डिफेक्शन क्लास के दायरे के अंदर आते हुए नाअहल और डिसीट होंगे।
फैज साहब ये तो बता दें कि जो कुछ भी पंजाब असेंबली में हुआ, क्या वो आपकी नजर में, आप पहले पता है जिम्मेदार कौन है? पहले तो मुझे एक बात बताएं, जिम्मेदार कौन है? दूसरा ये कि अरकान के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक आपकी नजर में क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, परसों जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ, ये दूसरी दफ़ा नून लीग ने हमजा शहबाज की क़यादत में गुंडागर्दी, बदमाशी, फस्तायत, नाजी इज़्म का सबूत दिया है। पहले शुरू में आपको याद होगा, पहले 3 महीनों की बात है जब हमजा शहबाज ने अपनी क़यादत में जो है वो असम्बली के अंदर तोड़ फोड़ करवाई थी, पुरानी असम्बली हॉल के अंदर। उसी रवायत को ताज़ा करते हुए अब इन्होंने हॉल के अंदर भी, असम्बली हॉल में भी और अपोजिशन की लॉबी में भी और सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ जगहों पे शीशे तोड़े, खिड़कियाँ तोड़ी, जितनी आपकी सीनरीज लगी हुई थी उनको गिरा के तोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया, हॉल के अंदर जना वो MPs की बैठने की जो चेयर थी उनको तोड़ा फोड़ा, जो सारी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं चीज़ें। और उसको लीड जो है वो हमजा शहबाज, राना मशहूद और उज़मा बुहारी कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ इंतहाई काबिल मज़म्मत है और स्पीकर सेक्रेटेरिएट इस बात का कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रखता है कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करे और उनको मुअत्तल करे, और इसके सरासर ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं। फैज साहब, पंजाब में गवर्नर राज लगने की बातें हो रही हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं अभी नहीं समझता कि कोई गवर्नर राज लगने की कोई उम्मीद है। इंशाल्लाह हम वज़ारत आला का इलेक्शन जीतेंगे और चौधरी परवेज़ लाई साहब भरपूर तरीके से जो है वो मुंतखब होंगे, क्योंकि जो नंबर गेम है उस नंबर गेम के मुताबिक जो बल्ले के ऊपर मुंतखब हुए हैं वो वोट हमारे पास पूरे हैं। और हमने जो इनिशिएट कर दिया है डिफेक्शन क्लास के तहत, जो 10-12 लोग जो है वो लौटा हुए हैं, अलीम खान साहब जनाब 3-3 करोड़ रुपया एक प्राडो और एक प्लाट जनाब पार्क व्यू विलाज में, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम को दोबारा दागदार किया है और अपनी साबका आला और अरफा बेमिसाल और ताबनाक जो रवायात थी नून लीग की और आले शरीफ की, उनके हाथों पपट बनते हुए, स्टूजिस बनते हुए अलीम खान ने जो अब ये सारा सिलसिला शुरू किया है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और 63A भी जो आर्टिकल है उस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अपना पार्लिमानी ग्रुप छोड़ के दूसरे पार्लिमानी ग्रुप में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है। पिछले 8 दिनों के अंदर खुला के हमारे जो मेंबर्स इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के मूवमेंट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रूफ है इनको डिफेक्शन क्लास के दायरा इख्तियार में लाने के लिए। और उसके लिए हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सारा प्रोसेस सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से नोटिस आ गया है, उसके बाद स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जनाब वो प्रॉपर इनिशिएट करके इलेक्शन कमीशन को 1 दिन तक चला जाएगा और उस पूरे प्रोसेस के कंटेक्स्ट में इन अफराद का वोट किसी खाते में भी जो है वो तसव्वुर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये PTI को वोट देंगे तो लीगली वो वोट कंसिडर होगा। PTI के अलावा, अपनी पार्टी के अलावा ये दूसरी पार्टी का वोट कंसिडर नहीं इनका होगा। क्या साहब, नून लीग भी हमजा शहबाज के लिए भरपूर जान लगा रही है और अगर हमजा शहबाज वोटिंग में कामयाब हो गए तो क्या होगा? और साथ में कहीं कौमी असेंबली जैसे हालात तो नजर नहीं आएंगे सूबाई असेंबली में, आप समझते हैं? एक बात तयशुदा है कि नून लीग सर धड़ की बाजी नहीं लगा रही, डॉलर और रुपए की बाजी लगा रही है, ख़रीदो फरोख्त की बाजी लगा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की बाजी लगा रही है, खच्चर और घोड़े और लोटे बनाने की जो है वो बाजी लगा रही है, जो इनके ख़ानदान का वतीरा है। पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहले जजेस को, जनरलों को, जर्नलिस्टों को और पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीदने की ज़िम्मेदारी और तुर्रा इम्तियाज़ ये आले शरीफ के सीने पे सजा हुआ है आज से 35-40 साल पहले से। ये अपनी उन रवायात को ताज़ा करते हुए सर धड़ की बाजी जो है वो रुपए लगाने में, ज़मीर ख़रीदने में, लोगों के दिमाग ख़रीदने में, लोगों की एफिलिएशन ख़रीदने में जो है लगा रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत और पूरा पाकिस्तान इनको थू कर रहा है। लाहौर के अंदर आप लिख लें, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन के अंदर नून लीग के टिकट से जो इलेक्शन लड़ेगा उसकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। ये हालात आ चुके हैं। तभी तो ये बाप बेटा दोनों इस वक्त भाग रहे हैं इलेक्शन से। पहले तो ये बड़ी तड़ियाँ लगाते थे, बड़ी बढ़के लगाते थे पिछले 2 साल से कि इलेक्शन करा लो, इलेक्शन करा लो। PTI को ये तड़ियाँ देते थे। अब भीगी बिल्ली बने हुए हैं, अब घिगी बंदी हुई है इनकी। क्यों नहीं आते इलेक्शन की तरफ? क्यों अदालत से जाके टेक्निकल इंसाफ लेने के चक्करों में हैं? आ जाए, इलेक्शन लड़ लें।
अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। लेकिन इनको अकल समझ आ गई है कि इनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं इजराइली सफारतकारों से, इंडियन सफारतकारों से, गैर मुल्की ताकतों के सफारतकारों से मिलके जो साजिश उनके डॉलरों और उनके अशारों के ऊपर रचाई थी वो बेनकाब हो गई। बेचारे दोनों बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तहत जनाब HK ने सिलाई हुई थी, अब उसके कच्छे बना के और उसकी निकरें बना के जो है वो लाहौर की नहर में जनाब ये डुबकियाँ मारें या चुल्लू भर पानी लेके उसमें डुबकियाँ मारें, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। और मुझे तो यकीन जाने शहबाज शरीफ की हालत उस दिन देखने वाली थी। उस दिन साहब बहादुर आए थे जनाब वजारत उज़्मा का ख्वाब लेकर असम्बली हाल के अंदर, और जब गए थे तो साबिक MNA बन के गए थे, ठीक है ना। तो इस वजह से इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। अब इलेक्शन होगा और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमारे पास प्लान B और C मौजूद है। इनको HK नहीं पहनने देंगे इंशाल्लाह, बेगम रहे। अगला सवाल है कि अगर असम्बलियाँ तहवील होने के बाद की बात करते हैं तो इमरान खान साहब ने PTI के रहनुमाओं को क्या हिदायत दी है इलेक्शन की तैयारी से पहले, जरा ये भी बताइएगा प्लीज। देखें, इमरान खान साहब ने कल गवर्नर हाउस में क्लियर कट कहा कि जो MNA MPAs मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं उनके टिकट फाइनल और कंफर्म है, और इंशाल्लाह आवाम उन तमाम MNA MPAs को अपना हीरो बना के अपने सर पे बैठाएगी और अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म बनेंगे। किसी किस्म के किसी इत्तेहादी, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी किस्म की मजबूरी का शिकार नहीं होंगे, और पाकिस्तान की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान की खुददारी और गैरत, सर्वाइवल और बका के लिए एक बेमिसाल और ताबनाक इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेंगे जो सारी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। अच्छा फयाज साहब, ये बताएं, मौजूदा दौरे हुकूमत में PTI को इत्तेहादियों के साथ चलना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को इतनी अक्सरियत मिल जाएगी कि इत्तेहादियों की जरूरत ना पड़े, या तब भी इत्तेहादियों की जरूरत ही पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए? आपके सामने KPK के दूसरा मरहला बल्दियाती इलेक्शन का वो आपके सामने है। और आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं बता दूं कि 2015 का लोकल बॉडी का इलेक्शन और 2018 का जनरल इलेक्शन हम पाँचवें नंबर पे थे इन तमाम अजला में। मालाकंड डिवीज़न, मानसरा डिवीज़न, एबटाबाद डिवीज़न और मानसरा डिवीज़न नून लीग का गढ़ था। इन दोनों इलेक्शंस के रिजल्ट की मैं तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा। और मालाकंड डिवीज़न ये सारा जमात इस्लामी, JUI और नून ANP का गढ़ था। अब इलेक्शन हुआ है, 70% वोट आवाम ने PTI को दिया है, 100 में से 70 वोट। ये हवाई बातें या बढ़के नहीं है, या असर्शंस नहीं है, या बोस्टिंग या प्रेटिंग नहीं है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के फैक्ट एंड फिगर्स, 100 में से 70 वोट PTI को, और 65 तहसीलों के इलेक्शन में से 35 सीटें जो है वो PTI जीती है, जहाँ पर आज से हम 4 साल पहले और 6 साल पहले 5वें नंबर पे थे। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आवाम की क्या सूरत हाल है। आवाम को समझ आ गई है कि एक तरफ अमेरिका के ग़ुलाम, गैर मुल्की ताकतों के ग़ुलाम, एक तरफ वो लीडर है चेरी ब्लॉसम वाली सरकार और मकसूद चपड़ासी वाली सरकार जो कहते हैं कि हम भिखारी कौम है, एक तरफ वो लीडर है इमरान खान की सूरत में जो कहता है कि हम खुददार कौम है, हम गैरतमंद कौम है, एक तरफ वो मकसूद चपड़ासी वाली करप्शन ज़दा लीडरशिप और ख़ानदान है जो आवाम को कहता है कि हम भीख मांगते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान है जो कहता है कि नहीं, हम पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक खुददार मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, हम अपने फैसले आज़ादी के साथ करेंगे, आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ करेंगे, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, ना अमेरिका से, ना इंडिया से, ना यूरोप से, लेकिन हम अपनी गैरत और खुददारी का सौदा भी नहीं करेंगे। तो आवाम ने इन दोनों में से चूज़ किया, खुददार को, बागैरत को, हौसलामंद को, और पाकिस्तान की इज्जत और वकार का झंडा बुलंद करने वाले इमरान खान को। आपको अगले इलेक्शन में नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा फयाज साहब, अभी आपने जिक्र किया ऑब्वियसली कि जो इस वक्त साथ खड़े हैं इमरान खान साहब के, वो आगे हीरो की तरह नजर आएंगे। हीरोज की बहुत जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वील सी इंशाल्लाह कि दे हैव टू प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच एज वेल। बट आप सवाल अगर करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, किस फैसले की और क्या फैसले की उम्मीद है? देखिए, मैं अपनी एक पर्सनल असेसमेंट बता दूं, ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। एक अपनी फोर्सी होती है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, और जो सारा पाकिस्तान की सियासत और अदालती सिस्टम, और इसमें मेरे ख्याल में 3 नुकात के ऊपर मबनी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा। शायद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से एक कोई किसी किस्म की कोई आपकी डिसीजन आ जाएगा,
दूसरा आएगा कि सदर मुमलिकत ने जो फ़ैसला दिया वो ठीक दिया, असम्बलियाँ टूट गईं और री इलेक्शन करवाया जाए। और तीसरा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गैर मुल्की साजिश का हम ऐलान कर रहे हैं उसके ऊपर कोई JIT बना दी जाए जो इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई ये जो मेमो, केबल और ये लेटर ये जो आया है इसकी रियलिटी क्या है और इसका इस अदम एतमाद के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक है, क्या इसके साथ जना इंटरलिंक है कि नहीं है, उस पर एक JIT बना दी जाएगी। मेरी एक असेसमेंट कहती है कि शायद कुछ इस किस्म का फैसला होगा। इलेक्शन है आपके जुलाई के पहले हफ्ते में। बिल्कुल फयाजुल हसन चौहान साहब, JIT बनेगी, बहुत शुक्रिया। ये आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक है। और जिस तरीके से आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली जो जजमेंट है वो तो उसी के ऊपर ही आनी है। और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने अपने समाअत के दौरान ये कहा भी है कि रिमार्क्स दिए हैं कि आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता और अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। जब उनका फोकस ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है, इसका मतलब है कि जो फैसला पॉसिबल है वो इसी हवाले से आएगा और उसके बाद जारी बात है सदर पाकिस्तान ने जो असेंबली तैयारी करने का कहा गया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सबसे पाकिस्तान में हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया शाज़िब। बट ऑनेस्टली दोनों तरफ की बातें अगर सुनी, उधर उनकी तरफ से जो उनके बिहाफ पे बात कर रहे थे जैन साहब, उनसे बात हुई, फयाज साहब से बात हुई। फयाज साहब अगर हम देखें तो वो दिखा रहे हैं PTI का मौक़िफ़ कि दे हैव एन असेसमेंट ऑन एवरीथिंग एज एन यू नो वेरी कॉमन मैन। मेरा परसेप्शन ये बना कि दे आर वेरी क्लियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट विल हैपन। एंड वो चीज एक ऑब्वियसली एक होता है कॉन्फिडेंस जी और एक होता है जरा सा एक बारीक सी लाइन होती है और इट ऑल्सो क्रॉसेस। बट लेट्स सी ऑब्वियसली अगर कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाना, देखना और बात करने की जरूरत है कि इसकी चांसेस कुछ और चीजों के भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि रिमार्क्स सामने आ रहे हैं उस रिमार्क्स से यही लग रहा है कि फैसले में भी ज्यादा फोकस जो है वो जाहिर बात है फोकस इसी पर ही करना चाहिए कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है अब वो आईनी है या उसके क्या पॉसिबिलिटीज है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या उसको रिवर्स किया जाएगा, क्या क्यों। आपकी बात काट रही बहुत सारी हूँ, लेकिन एक सवाल बहुत मैं जरूरी आप कहूंगी, आप जरूर कीजिएगा कि क्या एक आम आदमी भी अप्लाई कर सकता है? क्योंकि एक आम आदमी अगर चाहे तो क्या वो भी इस तरह की केयर टेकिंग गवर्नमेंट के लिए अपनी जगह बना सकता है? बिल्कुल, ये सारे सवाल करना बहुत जरूरी है। हमें ज्वाइन किया साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद रमजान चौधरी साहब ने। जस्टिस साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो हम जो देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब का नाम दिया गया है निगरान वजीर आजम के लिए। लेकिन सर, निगरान वजीर आजम के लिए क्राइटेरिया होता क्या है बनने के लिए? जो आदमी MNA इलेक्ट हो सकता है, नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है, वो निगरान वजीर आजम या वजीर आजम भी बन सकता है। ठीक। तो क्राइटेरिया तो मेन यही है। जो MNA का क्राइटेरिया है कि वो पाकिस्तान का सिटीजन हो और वो नाअहल ना हो किसी ओहदे को करने का, कोई उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जो आर्टिकल 61, 62 और 63 आइन में है। तो हर वो शख्स जो ये अहलियत रखता है, बेशक वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, बेशक वो कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हो, बेशक कोई रिटायर्ड जज हो, बेशक वो कोई पॉलिटिशियन हो, बेशक वो कोई MNA हो, वो साबिक मिनिस्टर हो, तो वो उसका नाम जो है वो तजवीज किया जा सकता है। सर, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई, लेकिन इसका मतलब है एक आम आदमी जो कि अगर MNA नहीं भी है या वो कोई गवर्नमेंट अगर MNA बनने की अहलियत रखता है जी, तो उसका नाम जो है वो तजवीज किया जा सकता है। यानी कि कोई आम टीचर भी हो या कोई हाउस वाइफ भी हो या कोई कॉर्पोरेट में कोई जॉब करता हो, शाजिब भी अप्लाई कर सकता है। किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो, आपके मीडिया चैनल के कोई सरबराह हो, कोई हो, कोई अहलियत रखता है MNA बनने की, वो निगरान वजीर आजम उसको लगाया जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा अगर ऑपोजिशन नाम नहीं देती तो जो मामला होता है वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है, वहां पर देखा जाता है। लेकिन इस वक्त असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, तो ऐसे में अब क्या बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगी कि निगरान वजीर आजम कौन होगा? फिर नहीं, असेंबलियां तहलील हो भी जाए तो जो पार्लिमानी कमेटी इस मकसद के लिए कायम की होती है वो अपना काम जारी रखती है। तो ये नाम जाएगा, पहले तो वो चिट्ठी लिखेंगे, जो कोई चिट्ठी लिख दी गई है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है,
अब लीडर ऑफ अपोजिशन की चिट्ठी का वो 1-2 दिन इंतजार करेंगे कि वो अपना कोई नाम भेजते हैं या नहीं भेजते, या जो नाम गवर्नमेंट ने तजवीज किया है उस नाम के ऊपर को उनको ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाते, वो एतराज तो नहीं करते। अगर तुम को एतराज नहीं करते तो समझे वही नाम फाइनल है। अगर वो एतराज कर देते हैं या अपना नाम दे देते हैं कि जी आपका नाम मौजूद नहीं है, हमारी तरफ से ये नाम मौजूद है, लेकिन रमजान साहब और डेडलॉक आ जाता, कोई फैसला नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि ना नाम दिया जा रहा है ना एतराज किया जा रहा है, वो तो इसमें तो बात ही नहीं कर रहे। अभी तो उन्होंने अभी रात 9:30 बजे चिट्ठी मिली है उनको, लीडर ऑफ अपोजिशन को। ठीक है, आज मेरा ख्याल वो जवाब देंगे, या नाम भेजेंगे या कोई एतराज लगाएंगे। आज वो लिखेंगे चिट्ठी, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो नाम नहीं दे रहे, ये बात बल्कि आप खबर ही समझ लें, वो ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि जो नाम आपने दिया है ये नाम हमें सूटेबल नहीं लगता, इससे हमें एतराज। तो जब ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा वो सूटेबल नहीं लगता, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अब जब वो एतराज लगा देंगे तो अब सदर साहब के पास ये चॉइस रह जाएगा कि वो ये केस पार्लिमानी कमेटी को भेज दें, और पार्लिमानी कमेटी भी ज़ाहिर है उसमें भी अपोजिशन वाले नहीं बैठेंगे, तो ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, वो फैसला करेगा। मतलब अच्छा ठीक है, ओके सर, ये भी जरा साथ बता दीजिएगा कि एक आम आदमी को समझने के लिए कि अगर असेंबलियां तहवील हो जाती हैं तो असेंबलियां तहवील होने के बाद कितने रोज में निगरां सीट लाना लाजिम है? ये 2 हफ्ते से पहले ये प्रोसेस में 2 हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि सदर ने जब नाम चिट्ठी लिखनी होती है लीडर ऑफ अपोजिशन को, उसको 2-3 दिन देने होते हैं कि आप अपना नाम भेजें। बट मैक्सिमम इज 2 वीक्स। पार्लियामेंट्री कमेटी में लगता है 3 दिन, और फिर 7 दिन लगते हैं इलेक्शन कमीशन में। बट मैक्सिमम इज 2 वीक्स। ये 10 से 15 दिन का ये टाइम लगता है। 10 से 15 दिन, लेकिन 10 से 15 दिन में लाजमी करना होता है, जरूरी? जी लाजमी करना होता है, या ये आईनी रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसको फुलफिल करना होता है। जी अच्छा, मोहम्मद रमजान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से इस वक्त जो आईनी बहरान है उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, और आज बड़ी अहम समाअत है, पॉसिबिलिटी भी है कि आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको क्या लगता है, आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमें शेयर कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या फैसला आ सकता है, किस किस्म का फैसला आ सकता है? क्या ये जो रूलिंग है ये रिवर्स की जाएगी? इस पे हम अपनी राय दे सकते हैं, बाकी फैसला तो ज़ाहिर अदालत में करना है। हम कोई उनका फैसला प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, ना कोई हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि अदालत ये फैसला देगी। लगता ये है कि चूंकि स्पीकर की जो रूलिंग है वो बिल्कुल आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, तो गालिब इम्कान ये है कि अदालत इसको सेटिसाइड करेगी और असेंबली को रिस्टोर करेगी और वापस भेजेगी वो केस पार्लियामेंट को कि जो अदम एतमाद की मोशन पेंडिंग है उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, वहीं से ही जहां से वो मामला टूटा था। यानी कि आपको ये लगता है कि रिवर्स होगा पूरा सिस्टम? इम्कान ये, बाकी फैसला तो इम्कान ये कि पूरा सिस्टम रिवर्स होगा और तरीके एतमाद में दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा वोट होगी। लगता ये है, गालिब इम्कान ये है। अच्छा, अगर ऐसा, 2 सवाल आते हैं सर मेरे आपसे। एक तो ये कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि आपने कहा कि जिसका बज़ाहिर बहुत चांसेस लग रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या लगता है ऑपोजिशन अब ये सारे मामलात और चीजें और शवाहिद सब कुछ बहुत सारे सामने आने के बाद आपको क्या लगता है ऑपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रखती है या हुकूमत? देखें, ये फैसला तो होना है, वो उसके ऊपर नंबर गेम है। ये अभी भी नंबर गेम है अभी, यानी कि उसी पे डिपेंडेंसी है। नंबर गेम में तो इस वक्त अपोजिशन के नंबर ज्यादा हैं, इसमें तो अब कोई शक की बात नहीं है। अपोजिशन है, उनके साथ जो इनकी इत्तेहादी पार्टियां थी गवर्नमेंट की वो है, फिर इनके वो लोग हैं जो इनको छोड़ के चले गए। तो इस वक्त जो नंबर गेम है उसमें तो अपोजिशन जो है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अच्छा सर, एक और चीज, मैंने कुछ माहिर कानून बात कर रहे थे तो उसमें मुझे एक सवाल जहन में रह गया था, आज आप हैं तो आपके होने का फायदा उठाते हुए सवाल करना चाहूंगी। वो ये कि एक बात ये भी आई थी कि अगर बार बार इस तरह से स्पीकर के रूलिंग को चैलेंज किया जाएगा कानून में, अदालत में बार बार, तो कल को ये एक तरह का ट्रेंड ना बन जाए कि बार बार किसी रूलिंग को चैलेंज करने के लिए लोग कोर्ट जा रहे होंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2 हैं जिसमें रूलिंग चैलेंज की गई। एक फैसले में कहा गया कि नहीं, हम नहीं देख सकते, ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग्स हैं, अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन एक दूसरे फैसले में ये कहा गया कि अगर कोई गैरानी काम हो जाए और आइन की तशरीह की बात आ जाए तो फिर अदालत उसको देख सकती है कि क्या जो काम हुआ है पार्लियामेंट के अंदर वो आइन के मुताबिक है या नहीं। यानी अदालत ये नहीं देख सकेगी कि अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है, जो पार्लियामेंट का अपना अंदरूनी मामला है, अंदर का काम है, वो तो अदालत उसमें तो नहीं जाएगी। अदालत सिर्फ ये देखेगी कि जो आर्टिकल 95 है
क्या उसकी कोई वायलेशन तो नहीं हुई, उसकी कोई खिलाफवर्जी तो नहीं हुई, जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है वो कोई आइन की किसी शेख के खिलाफ तो नहीं है। ये मामला अदालत देख सकती है, वो देख रही है और इसी पे ही फैसला आएगा। इसी पर ही फैसला आएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से रूल्स ऑफ बिजनेस की बात की जाती है नेशनल असेंबली की, और उस पर ये कहा जाता है कि जी जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर रूलिंग देते हैं वो चैलेंज नहीं हो सकती, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर बात ये आती है कि आइन से ऊपर तो कोई चीज नहीं है। अगर हम आइन का जिक्र करेंगे तो फिर आइन से आगे तो कोई चीज नहीं है ना। देखें, रूलिंग का मतलब होता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो एक फैसला देता है। जिस तरह की अदालत फैसला देती है, जज फैसला देते हैं। अब हाई कोर्ट फैसला देती है तो कोई फैसला गलत हो तो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेती है। बिल्कुल। अब स्पीकर ने जो भी फैसला देना है उसने आइन और कानून के जाब्ते के अंदर रह के उसके ताबे देना है। अगर वो कोई ऐसा फैसला दे देते हैं जो आइन के जाब्तों के खिलाफ है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ है, जो सेटल्ड पार्लियामेंट्री वो रवायात है उसके खिलाफ है, तो उसको फिर अदालत देख सकती है कि क्या ये फैसला आइन के दायरे के अंदर है या आइन कहीं आइन से मुतसादम है, बाहर निकल रहा है। तो यही चीज अब अदालत ने देखनी है इस केस में। जो पटिशन आई है, जो सुओ मोटो नोटिस हुआ है, वो इस बात पे हुआ है कि अदालत ने ये देखना है कि जो स्पीकर साहब की रूलिंग है, जो उन्होंने कह दिया कि इससे वोटिंग नहीं हो सकती अपने एतमाद की मोशन के ऊपर, उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया, रद्द कर दिया। क्या उन्होंने उसको सही रद्द किया या उनको उसके ऊपर वोटिंग करवानी चाहिए? अच्छा सर गुलजार सर, अगर इस आपने बात की वायलेशन की, ठीक है, अभी मैं आपसे एक ही सवाल के दो रुख करती हूँ, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि अगर वायलेशन साबित हो जाता है उस पर कानूनी कार्रवाई क्या बनती है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि कुछ लीडरान जो ऑपोजिशन के हैं उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली जो है वो इजहार किया कि ये सजा होनी चाहिए और यूं करना चाहिए। तो क्या इस तरह के बयानात देना ये भी कानून की वायलेशन में नहीं आते, क्योंकि सजा देना नहीं देना वो कानून है और वो कोर्ट के हाथ में है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है चूंकि अब मामला भी अदालत में है, अभी अदालत ने फैसला देना है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अभी तो अदालत सुन रही है केस को, तो बाहर मीडिया के ऊपर बैठ के फैसले दे देना, अपनी अदालत लगा लेना कि इसने ये जुर्म किया, इसको ये सजा दे दें, इसने ये जुर्म किया, ये सजा दे दें, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लोगों को इससे एहतियात करना चाहिए। और इसमें ये आप देखें कि सजा इसमें कोई नहीं होनी, इसमें फैसला ये होना है कि क्या स्पीकर की रूलिंग जो है वो आईनी थी या गैर आईनी थी, क्या वो गलत थी या सही थी। अगर अदालत कहेगी कि गैर आईनी थी, गलत थी, उसको खत्म कर देगी, सेटिसाइड कर देगी। और कहेगी इसके बाद जितने इकदाम हुए वो सारे इकदाम खत्म है, केस वापस जाएगा, पार्लियामेंट रिस्टोर हो जाएगी। उनको कहेंगे कि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा इजलास लाएं और उसके ऊपर वोटिंग करवाएं। अच्छा, इतना ही होगा और इसके आगे अदालत इसके आगे नहीं जाएगी। थैंक यू ये सर। बाकी सारी वो अपने बिल्कुल। और तमाम जितने भी चाहे पीटीआई के इस वक्त रहनुमा हैं या ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो इंतजार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, और उससे पहले कोई अपना फैसला किसी का सुनाना बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई, जिस तरीके से उन्होंने हमें पूरा गाइड भी किया निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी, खासतौर पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनाया जा सकता है। और अपनी अदालतें ना लगाएं यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर, और अदालत पर भरोसा रखें। जब आपने उस तरफ रुख किया है तो फिर भरोसा भी रखें। हम हाफ वे करते हैं, 50-50 रखते हैं, कुछ अपने हाथ में और कुछ ऊपर वाले के हाथ में, तो ऊपर वाले के हाथ में भी देना चाहिए। और अब हमने बहुत सारी चीजें, हम दुआ भी कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की चीजें बेहतरी होती है। लेकिन क्या अगर क्रिकेट के मैदान की बात करें तो क्या वहां पे बेहतरी कोई आई है? कुछ अब बेहतरी आई है लेकिन कभी नहीं भी आती, जैसे कि हमने गुज़श्ता रोज मैच में देखा है कि कोशिश तो अच्छी की गई, परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई हमारी टीम ने मेरे ख्याल में, मतलब ठीक था, लेकिन टारगेट मेरे ख्याल में और बेहतर शायद दिया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का वाइड T20 था, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से ये जीत लिया। 163 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान ने 162 रन बनाए। इसमें बाबर आजम की अगर बात की जाए तो 66 रन बनाकर वो नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने 24 बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 23 रन बनाए। अब क्रिकेट पर मजीद गुफ्तगू हमें करनी है, जानना है क्या मसाइल थे, क्या वजह थी कि हम ये T20 मैच हार गए। बिल्कुल मुझसे ना पूछें आप ये कि क्यों हमारे वजह पूछें आप एक्सपर्ट के साथ। सीनियर क्रिकेट राइटर और एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेब अलवी साहब को खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, तो पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान को फिर फतह के लिए कितनी, पहले बात ये कि ये फतह कितनी अहम थी जो हमें नहीं मिल सकी। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने फिर एक दफा सिलेक्शन में मेरे ख्याल में मिस्टेक की है। हसन अली को वापस लाके आपने ODIs में डिसाइड after the ODI कि he is just not getting back into form since the World Cup 2020। अब उसके बाद आपने उसको दोबारा खिलाना, एक सॉलिडरी T20 मैच था, जबकि आपके पास दहानी बैठे हुए हैं।
आप ये देखें ऑस्ट्रेलियंस ने जब उनके पास टॉप प्लेयर्स नहीं थे तो उन्होंने यही मैच अपनी सेकंड बल्कि थर्ड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक से जीता है। तो आपने अपने आप को भरोसा करना चाहिए था। धानी शुड हैव प्लेड इन सो हसन जिन्होंने 3 ओवर में 30 रन दे दिए जो कि एक्सपेक्टेड था। और दूसरा ये है कि आपने हैदर अली जो कि आपका इतना इनफॉर्म बैट्समैन है T20 में परफॉर्म कर रहा है, उसकी जगह आपने इफ्तिखार को खिलाया। अगर इफ्तिखार को खिलाया था कि वो ऑफ स्पिन भी कर लेता है तो जब वक्त पड़ा तो आपने ऑफ स्पिन नहीं कराई। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। प्लानिंग गलत थी, मुझे लगता है सिलेक्शन गलत थी। और फिर उसके बाद जो एक चीज है जिसमें किसी की गलती नहीं है रादर देन उन 2-3 लोगों की जो बल्लेबाजी करने आए आफ्टर बाबर लेफ्ट एंड दैट वाज इफ्तिखार एंड देन ऑब्वियसली जो दूसरे बल्लेबाज थे आसिफ के उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं दिखाई, हवा में गेंद मारना शुरू कर दी जब के बाबर आजम आउट हो चुके थे। तो इसलिए आई फील कि कुछ ऑन द फील्ड टैक्टिकल मिस्टेक्स भी हमसे, और ये जो हम 162 पहुंचे ये भी उस्मान कादिर की वजह से पहुंचे। तो वो जिसने आखिरी 5 ओवर में तो 50 रन उसकी वजह से बने, his contribution was very big in those 50 runs। और पहले 6 ओवर में हमारे 10 रन की एवरेज से गई। तो ये जो बीच में 7-14 या 7-15 का जो था जहां हम 7 रन पर ओवर से खेले वहां पे हम मैच हारे। अच्छा सोहेब सर, इस तरह उर्दू कहावत है ना दहिया छूना, जैसे कि हम जीत के दहिया छू कर आ गए, तो अगर अब ये जितना लंबा गैप आ रहा है तो उसमें अब अगला हम किसके पाकिस्तान के साथ किसका और कब देखते हैं T20 खेलने की जो सीरीज है? ये T20 तो आपके जाके अब श्रीलंका में होंगे समवेयर एंड जून और जुलाई के मेरे ख्याल में। आपके ODIs आ रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 3 ODIs खेलेंगे वो सेकंड वीक ऑफ जून में। तो यू विल बी बैक टू ODIs, लेकिन T20 में आप अभी काफी दूर हैं। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप खेलेंगे मैचेस जुलाई अगस्त में। फिर आई थिंक न्यूजीलैंड भी आ रही है और इंग्लैंड आपके साथ T20 खेलेगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर पाकिस्तान ने यही फेवरेटिज्म दिखाया, यारी दोस्ती दिखाई, अपने प्लेयरों को ऐसा चांस दिया कि किसी तरह वो 2 विकेट ले ले या भी 40 रन बना ले, जिससे ये हो जाए कि चलो भाई तुम टीम में आगे दूसरा नहीं आएगा, This culture has to break in Pakistan. This culture has to break in Pakistan. Very well said actually. So बिल्कुल साहब, 4 मुल्की सीरीज से मुतालिक ICC क्या फैसला कर सकता है? कोई पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की? इसमें ICC का कोई दखल नहीं है। It has nothing to do with cricket। ना ICC कुछ कर सकती है। अगर इंडिया का फॉरेन ऑफिस ने अलाउ किया तो ये सीरीज होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये सारी इस वक्त कह लें कि उनके कोर्ट में बॉल है कि अगर उनकी फॉरेन जो है वो ऐसी आ गया फैसला कोई फॉरेन ऑफिस तो फिर ये पॉसिबिलिटी ये सीरीज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये था टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से मैच हार कर अहम पॉइंट्स जो हैं वो गंवा दिए हैं। अच्छा, आई ऑब्वियसली बीइंग अ लेमैन आई डोंट नो टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट सिंस आप होते हैं ना तो उधर समझने में थोड़ी आसानी भी होती है। तो अब मजीद कितने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं जिन्हें फाइनल में जाने के लिए जो है वो जीतना जो है वो जरूरी है या लाजमी होगा? देखिए, और टॉप ऑफ माय माइंड तो मुझे नहीं पता, आपके पास 3 टेस्ट श्रीलंका में है, फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेल रहे हैं, फिर आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। सो आई सपोज 10 से 12 टेस्ट मैचेस आपके पास अभी मौजूद हैं एंड दे आर ऑल एट होम, सिवाय श्रीलंका के। आप जो होम पे खेल रहे हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप घर पे खेल रहे हैं। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा है कि होम एडवांटेज डजंट मैटर। आपने 2018 या 19 जब भी न्यूजीलैंड के साथ यूएई में खेला था वहां पे हार गए थे उनसे। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। जब तक वो जो बात हमने शुरू में की थी, जब तक आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मेरिट पे नहीं होगा, जरा सा लाइक्स डिसलाइक्स कप्तान कोच की नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम रहेगा। आपको बहुत ज्यादा मेरिट के ऊपर लेना है और नए लड़कों पे रिलाई करना है। या अगर चाहते हैं कि आपका क्रिकेट जो है वो फले और फूले और आपके प्लेयर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हों सही मानों में, जो मेरिट आप कहें, तो उस पर आपने कहा कि ये डायरेक्शन पे लेनी चाहिए। जी देखिए, फल फूल तो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट इज इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ। बहुत मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कोच ने बहुत मेहनत की है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, कप्तान सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 1-2 जगह बिल्कुल चूक हो जाती है जहां जरा सा आप फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं और वही चीज आपको मरवा जाती है। देखिए, ये 11 प्लेयर्स का
गेम है, इसमें एक या दो प्लेयर को आपने अगर गलत प्लानिंग के साथ खिला दिया और किसी और वजह से खिला दिया अदर देन क्रिकेटिंग रीजंस, तो वो बाकी 9 की मेहनत जाया जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा सोहेब साहब, वनडे की रैंकिंग कुछ बेहतर नहीं है, हमें पाकिस्तान को बराह रास्त वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए कितने मैचेस हैं वो जीतना लाजमी होंगे या अभी जीतने की जरूरत है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है दूसरी टीमें कितनी हारे, बिकॉज आपको पोजीशन बनाना होता है। दूसरी टीम भी हार के अपने पॉइंट्स लूज करती है, कहीं आप अनएक्सपेक्टेडली जीत जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप टॉप 8 में फिनिश करें। बल्कि पाकिस्तान के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जब ये 2019 वर्ल्ड कप में एक डेसिमल पॉइंट की वजह से नहीं पहुंच सके सेमीफाइनल और श्रीलंका के खिलाफ मैच वॉश आउट हो गया था, और वैसे जो अभी आपने खेला है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो आपने 2 मैचेस खेले हैं, यू आर इन द टॉप 5 और 6 इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी। अभी आपकी रैंकिंग मेरा ख्याल है नंबर 9 पे या कहीं आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे साइंस नहीं है। यू हैव अ बेटर एबिलिटी देन दैट, और यहाँ पे आपको आई थिंक बायलैटरल सीरीज में यू विल हैव टू इंक्रीज योर गेम, लेकिन अभी भी 15-20 मैचेस तो होंगे बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप। अच्छा, सेब सर, ये पूछना था मुझे आपसे कि आपने कहा कि सिवाय श्रीलंका वाले बाकी सब जो हैं वो इधर होम ग्राउंड में ही होने वाले हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने सही सुना था? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप यहीं पे खेलेंगे, तो सर होम ग्राउंड यहीं पे खेलेंगे। लेकिन जिस तरह हालात चल रहे हैं, ऑब्वियसली इस वक्त श्रीलंका बहुत ज्यादा इस वक्त हर तरह के चैलेंज और बुरहान का सामना है, तो वहां पर इन हालात में हम क्या होते हुए देखते हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आपके तजर्बे की नजर में? देखिए, एक तो पाकिस्तान ये कह सकता है, बिकॉज आप सही कह रही हैं, यू वेरी वेल पॉइंटेड आउट कि इट्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट मुल्क हो गया, they've got no money and it's gone into a crisis। अल्लाह बेहतर करे उनके हालात, बिकॉज दे वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक चीज हो सकती है कि पाकिस्तान उनको ऑफर कर दे कि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल लेते हैं, या वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर श्रीलंका या यूएई जाके खेल ले, लेकिन वहां पे भी उनको खर्चा उठाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफर कि या पाकिस्तान में होम सीरीज कर लेते हैं, हम सारे खर्चे उठा लेते हैं, आप बस आके खेल लें। यही ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपस में इतने सफाती ताल्लुकात, इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान जब ट्रैवल करके जाते हैं श्रीलंका, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर वो एक बुरे वक्त में हैं और क्रिकेट को बहाल रखने के लिए और उनके लिए भी एक अच्छी उम्मीद के लिए, तो मेरा ख्याल है सर ये बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा अगर आज सर आप कह रहे हैं तो। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ कहूंगा कि देखें, ये होते हैं प्राइवेट अरेंजमेंट्स, इसमें स्पॉन्सरशिप अगर श्रीलंका क्रिकेट के पास है, so they will cover the expenses and the series can still happen in Sri Lanka। लेकिन सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्राउड आएगा, वहाँ पे हालात क्या होंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल हालात खराब ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए जैसे अभी आजकल हो रहे हैं। तो इस वजह से दैट इज द ओनली रीजन कि ये सीरीज पाकिस्तान में खेली जा सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट के हवाले से भी पॉलिटिकल सिनेरियो, उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की ना, देखने से मेरे बल्ब जला के पॉलिटिकल सिनेरियो तो और भी बहुत ज्यादा खराब है, तो वो क्रिकेट पे कैसे असर करेगा। बट प्लीज हमारे साथ रहिएगा। आपका रोजा कैसा जा रहा है? हमारा रोजा तो जा रहा है, आपके साथ बराह रास्त जा रहा है, तो आप हमारे साथ बराह रास्त रहिएगा। सप्ताह के बाद हाजिर होते हैं। एक तो अपने सबसे पहले पाकिस्तान में मैसेज देने का बहुत शुक्रिया। आप हमारी हंसी और हमारे मजाक से बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हम दोनों जो है वो रमजान में जो है कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बरकरार रख सकें। इसलिए उस वक्फे में जिसमें हम आपको वक्फा देते हैं, हम कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा हंसले खेलें ताकि हमारी एनर्जी जो है वो ऊपर रहे। और इस पर भी एक सर्वे होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि कैसे इंसान अपनी रोजे में एनर्जी लेवल्स को बरकरार रख सकता है। जब एनर्जी आपकी थोड़ी डाउन हो जाए तो आपको, और वैसे भी आपको दूसरे लोगों से भी एनर्जी मिलती है। हम देखते हैं माशाल्लाह माया बहुत एक्टिव है, तो कभी मैं थोड़ा डाउन होता हूँ तो माया को देखकर हमारी एनर्जी जो है ना वो एकदम बूस्ट अप हो जाती है। मुझे खुद ही माया माशाल्लाह वाकई बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन एनर्जेटिक इस वक्त जो है ना वो मुल्क के सियासी हालात भी चल रहे हैं, और वो इतने एनर्जेटिक हो चुके हैं कि इस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत-ए-हाल बन चुकी है। सियासी सूरत-ए-हाल खासतौर पर अवाम बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है, बड़े परेशान है।
उनकी परेशानी इस वजह से नहीं है कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है या इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल क्या चल रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। अवाम इसलिए परेशान है क्योंकि जो महंगाई है, जो प्रॉब्लम्स हैं अवाम की, वो दूर होना बहुत जरूरी है। उनका दूर जाना अवाम से बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा, और वो मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हम देखिए दौरान शाज़िब अगर देखें कोई इस तरह 6 माह के दौरान जो है वो मुल्क की जो हमारी माली हालात है वो मजीद बदतर हो गई है, और कितना परसेंट बदतर हुई है, वो मोर देन 50% जो है वो बदतर हो गई है। बिल्कुल, गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे से ये पता चला है कि 54% पाकिस्तानी घरानों के माली हालात मजीद खराब हो गए हैं, अच्छे होने के बजाय खराब हुए हैं, जिनमें 36% ने बदतर और 18% ने इंतहाई बदतर करार दिए। इंतहाई बदतर अब हम खुद अंदाजा कर सकते हैं क्या हो सकते हैं, लेकिन इस पर हम जान भी लेते हैं। मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब, उनसे हम जानते हैं कि ये बदतर और शदीद बदतर, इंतहाई बदतर से क्या मुराद है उनकी। बिलाल साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपको रमजान मुबारक हो। बिलाल भाई आपका रमजान मुबारक। रोजा है आपका? रोजे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं रोजे? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में मौसम अच्छा है तो इसलिए अच्छे जा रहे हैं। जान के किया था मैंने ये सवाल, है ना, जान के किया था मैंने ये सवाल। लेकिन इस्लामाबाद का जो बादल वाला मौसम है वही अच्छा है, सियासी मौसम तो गर्मा गर्म चल रहा है, सही शदीद, बहुत शदीद गर्म है जी, बिल्कुल। तो बिलाल साहब ये बताएं, जो आपने सर्वे किया है और इतनी सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, अवाम का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और मेरे ख्याल में बड़ा आपने सही टाइमिंग पे ये सर्वे किया है कि अवाम की क्या सूरत हाल है, उनके घरानों के हालात कितने खराब हो गए हैं। तो जरा इस सर्वे के हवाले से बताइएगा कि कितने फीसद अफराद की कितनी और क्या राय शामिल थी इसमें? बिल्कुल, तो ये एक सर्वे है जो हम क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, और ये है कि आम पाकिस्तानी के जो माशी हालात हैं, उनके अपने हाउस होल्ड की जो इकॉनमी चल रही है उसके बारे में ये पूछा जाए कि वो क्या है। क्योंकि सियासतदान जो हैं वो बुलंदोबाग जो है वो अपने दावे करते हैं कि इकॉनमी इधर से उधर चली गई है, मगर आम पाकिस्तानी की इकॉनमी कैसी है उस पर ना बात होती है, ना कोई सर्वे किया जाता है, ना कोई स्टेटिस्टिक्स पेश किए जाते हैं। तो हम एक स्टेटिस्टिक्स पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम पाकिस्तानी का घराने के हालात क्या हैं। सवाल किया गया कि आपके घर वालों के माली हालात पिछले 6 महीने के मुकाबले में कैसे है। तो आपने जैसे बताया कि काफ़ी कंसर्निंग सी सिचुएशन इमर्ज करती है कि ऑलमोस्ट 54% कह रहे हैं कि पहले से बहुत ख़राब हैं, एक 1/4 हैं तकरीबन 24% जो कहते हैं कि अच्छे हैं, पहले से बेहतर हैं, और कुछ 20% हैं जो कहते हैं कि पहले की तरह ही है। तो इसमें से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यानी 2/3 जो है वो कह रहे हैं कि या पहले जैसे ही हैं या पहले से बहुत भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो ये एक आई थिंक काफ़ी कंसर्निंग सी बात है कि लोगों के जो अपने हालात हैं उनमें ना तो या तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, जो कि प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। तो अगर इकॉनमी उनकी अपने आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई तो बढ़ रही है बिलाल भाई, तब्दीली तो आ रही है क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो चेंज तो आ रहा है, लेकिन उसमें जो आम आदमी है ना वो पिसता जा रहा है, अच्छा चेंज नहीं आ रहा। कहते हैं चेंज इज ऑलवेज गुड, बट दिस चेंज इज नॉट गुड। सर्टनली नॉट जी। ख्वातीन में ये तशवीश के उनके माली हालात ख़राब हो रहे हैं, ये मर्दों से भी ज़्यादा हैं। और इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ख्वातीन ने क्योंकि घर का खर्चा चलाना होता है, जो घर के अंदर के एक्सपेंसेस हैं, मर्द हज़रात उनको पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप इसी में गुजारा करें। तो ख्वातीन में ये तशवीश ज़्यादा पाई जाती है कि अब क्या होगा। बिल्कुल उनका मैनेज करना ना कि इसी में करो, गुजारा करो, मैनेज करो, यही है। और उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, उनका फिजिकल जो है वो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है, हर तरह से उनकी एनर्जी लेवल जो है बिलाल साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि 36% आपने बदतर और 18% इंतहाई बदतर करार दिए इस सर्वे के मुताबिक। ये इंतहाई बदतर से क्या मुराद है खासतौर पर? जी बिल्कुल, सो ये एक स्केल के तौर पे हम उनको लोगों के सामने ऑप्शंस रखते हैं कि आप अपने हालात को रेट करें। तो इसमें ये जो बहुत बदतर है, ये वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, थोड़े बहुत भी हालात ख़राब नहीं हुए। और अभी हम 6 महीने पहले की बात करें कि उससे मुवाजना करें तो थोड़े बहुत भी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा, यानी उनकी आप समझ सकते हैं कि उनकी आमदन में कोई शदीद तरीन कमी हुई है, या उनके घर में कोई बेरोज़गार हो गया है, या उनके
जो मीन्स ऑफ अर्निंग थी वो रिड्यूस हो गई हैं, लोगों ने उनके पैसे नहीं दिए, कारोबार बंद हो गया है। तो ये वो तकरीबन 5 में से 1 पाकिस्तानी ऐसा है कि जिसको शायद शदीद गुर्बत का अब वो शिकार हो चुका है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग है कि 5 में से 1 बिल्कुल कंसर्निंग है। जो एक स्टॉक एक्सचेंज है उस पर पॉइंट्स गिर रहे हैं, माली हालात हम देख रहे हैं, इस तरह के अभी बहरान आ रहा है, इलेक्शंस के ऑब्वियसली होना ना होना, आज ऑब्वियसली आम आवाम का, तो इस्लामाबाद में आप रहते हैं तो वहां पर जिस तरह सियासी माहौल चल रहा है उसका असर होने की वजह से क्या आपके सामने कोई स्टडीज आई हैं या कोई लोगों का रुझान या कोई फीडबैक? आम पाकिस्तानी जो है वो ये जो पावर कॉरिडोर्स की ये सियासत है, एक तरह से बहलाती साजिश है और एक बहलाती एक्टिविटी है, उससे वो थोड़ा सा कट ऑफ भी है, क्योंकि उसका मसला ये है कि इकॉनमी जो है वो आज भी डिलीवर नहीं कर रही और कल भी डिलीवर नहीं कर रही थी। तो उनका मुतालबा हमेशा ये होता है कि आप महंगाई में कमी करें, बेरोजगारी को कम करें, रोजगार के मौके प्रोवाइड करें। तो एक तरफ तो यानी ताकतवर हुक्मरानों की अपनी एक हुकूमत की लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ जो है आम पाकिस्तानी जो है वो मजबूर भी है, मुश्किल में भी है, मगर उम्मीद भी लगा के बैठा है कि एक दफा ये चीजें स्टेबल हो जाएं तो कोई नया आने वाला जो है वो कोई एक नई राह दिखाए। तो होपफुल हमेशा रहते हैं पाकिस्तानी, लेकिन लोग सारे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं बिलाल भाई, और उनकी उम्मीद जो है ना वो टूट जाती है, क्योंकि जब हुकूमत आती है तो कुछ अवाम के लिए इतना कुछ हो नहीं पाता। लेकिन खासतौर पर मैं सर्वे के बारे में आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो शामिल लोग थे इस सर्वे में उनका किन तबकात से ताल्लुक था? तकरीबन ये सर्वे जो है वो 3000 अफराद पर मबनी था और इसमें पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, चागी से लेके कश्मीर तक हमने इसमें शामिल किए और तमाम नुक्ते फ़िक्र के लोग भी थे, तमाम मुख्तलिफ इनकम बैकग्राउंड्स के लोग भी थे, गरीब लोग भी थे और कुछ भी थे, पाकिस्तान में थोड़े लोग हैं अमीर हैं। तो एक नुमाइंदा सैंपल पिक करने की कोशिश की कि जो एक आम पाकिस्तानी के हालात हैं वो ही इस सैंपल की थे। अच्छा बिलाल भाई, जरा सा इसमें भी रहनुमाई फरमाइएगा। लोग ऑब्वियसली अक्सर पूछते हैं ये सवाल कि आप बुलाते हैं बिलाल भाई से, आपको जो गैलप जो है सर्वेज आपसे शेयर करते हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि इस सर्वे को किया कैसे जाता है? डोर टू डोर होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, ग्रुप्स टू ग्रुप्स होता है, किस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया जाता है, किस तरह से ये सर्वेज आते हैं? बिकॉज पीपल ऑलवेज वांट, आपको पता है आवाम को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है हर किसी में। कहते हैं इतने फीसद पाकिस्तानी ये सोचते हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि पॉसिबल कैसे हो सकता है ये, इसलिए पूछने के लिए कि प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। ये जो सर्वे की एक साइंस है, ये तकरीबन आज से कोई 100 साल पहले इजाद की गई और इसको स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी सर्वे कहते हैं। हम जो सर्वे करते हैं वो आमतौर पर एक फेस टू फेस सर्वे होता है। मसलन ये कि ये 3000 जो इंटरव्यूज किए गए, ये कोई एक टीम बनाएगी तकरीबन 100 से 150 लोगों की, वो उनको हमने, जैसे पाकिस्तान में से आप एक नुमाइंदा सैंपल पिक करने के लिए नुमाइंदा इलाके चूज कर लेते हैं। तो सेंसस में कोई 1.5 लाख के करीब सेंसस सर्कल्स हैं, तो यानी एसेंशली 1.5 लाख के करीब यूनिट्स हैं जिनके अंदर 200 से 250 आबादी पर मबनी एक सर्कल्स बने हुए हैं। तो हम उन 1.5 लाख में से, जैसे कुरानदाजी होती है उस तरह से एक कुरानदाजी के तौर पर उसमें से 200 इलाके चुन लेते हैं और वो 200 इलाके कहीं भी आ सकते हैं, ना हमें मालूम होता है कि एक बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बेस्ड हम उसमें से पिक कर लेते हैं। तो कभी वो चागी में निकल आते हैं कुछ सैंपल पॉइंट, कुछ जो हैं वो स्कर्दू में निकल आते हैं, कुछ लाहौर में निकल आते हैं, कुछ इस्लामाबाद के कुछ अर्बन इलाकों में निकल आते हैं। एक शख्स जो है वो वहां से इसलिए रैंडम भी रखा जाता है जाके वो एक रैंडम चूज करता है। लोग थे इस वाले सर्वे में, कितने तादाद थी लोगों की, इफ यू हैव अ नंबर? जी 3010 अफराद जो हैं उनको चूज किया, जिसमें मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल थे, तकरीबन 3000 के करीब। ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुल्क की हालात इस सर्वे के मुताबिक
कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, खासतौर पर जो घरेलू मामलात हैं लोगों के वो काफी खराब हो गए। और बिलावे हम कहेंगे अब जरा रमजान की महंगाई के हवाले से भी करें, लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कोई सर्वे हो जो रमजान से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल साइंस हो, जिस तरह हमने आज आपने किया हमसे शेयर, जरूर दीजिएगा टाइम दोबारा। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे बिलाल कानी साहब। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, कुछ और अहम बातें अभी बाकी हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया बेचैनी से कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि अब जो बात है ना वो शायद आपको रोजे के इस वक्त में आज के दिन में जगा दे, आपको बेदार कर दे, आपके जो है ना वो होश वापस ले आए। या आप खवातीन को खबर सुना रही हैं। बिल्कुल खवातीन को खबर सुना रही हैं। क्या जबरदस्त समझदार भाई है मेरा, मतलब क्या इशारे जो है ना वो आप समझ जाते हैं। लेकिन लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने शहर में खवातीन के लिए अलहदा व्हीकल लाइसेंसिंग सेंटर कायम कर दिया है। अब ख्वारी लाइन में टाइम धूप में जा सकते हैं, वो सब कुछ खत्म। लेकिन और कैसे? जहां पर रोजाना की बुनियाद पर ड्राइविंग टेस्ट भी हो रहे हैं, लाइसेंस इश्यू भी किए जा रहे हैं, और इसको कायम करने का जो मकसद है, जो हमें समझ आया, वो ये है क्योंकि खवातीन को बड़ी झिझक होती है वहां पर जाना। जाहिर बात है, एक लाइसेंसिंग सेंटर में रश होता है, बहुत ज्यादा मर्द हजरात भी ज़ाहिर वहां पर होते हैं और फिर रश भी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए खासतौर पर ये खवातीन के लिए लाइसेंस सेंटर कायम किया गया है, जहां पर बगैर किसी झिझक के लाइसेंस बनवाने की सहूलत फराम की जा रही है इस वक्त, और खवातीन को बाएतमाद खुद मुख्तार बनाने का एक किरदार अदा कर रहा है ये खासतौर पर। ट्रेनिंग दे रहा है, अगर आप देख रहे हैं फुटेज में हमारे साथ स्क्रीन पर आ रहा है, तो वो माहौल क्रिएट किया गया है जिसमें खवातीन से शाहजेब ने कहा इंतहाई कंफर्टेबल है, और खवातीन को कंफर्टेबिलिटी का जो है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खवातीन के लिए अलग अलग शोबों में मौक़े जो है फराम करने की शुरुआत हो चुकी है, वक्त देख रहे हैं हम। लेकिन साथ साथ इस तरह असिस्टेंस मिल रही है, ये बहुत कमेंडेबल है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से इंस्पेक्टर फहमीदा ज़ीशान साहिबा ने। इंस्पेक्टर साहिबा को खुशामदीद करेंगे सवेरे पाकिस्तान में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, खवातीन के लिए अलहदा लाइसेंसिंग सेंटर कायम किया गया है, अब तक यहाँ पर कितने लाइसेंस इशू किए जा चुके हैं अंदाजन, और रोजाना की बुनियाद पर कितनी खवातीन आ रही हैं और कितना पसंद कर रही हैं एक अलहदा सेंटर कायम करने को? सर, डेली बेस पे तकरीबन मोर देन 20 to 25 लाइसेंस जो हैं वो बन रहे हैं, और यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन आती हैं वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं, इजी फील करती हैं, और जब वो अपना लाइसेंस बनवा लेती हैं तो जाते हुए ढेर सारी दुआओं के साथ, हमें प्यार के साथ वहाँ से जाती हैं और ये कहती हैं कि हम आपके सीटीओ साहब की बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ख़वातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऑन 8 मार्च विमेन डे पे एक गिफ्ट दिया लाहौर की तमाम ख़वातीन को, कि उनके लिए एक सेपरेट उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर विदाउट एनी हेजिटेशन वो आके कंफर्टेबल जोन में अपना लाइसेंस हासिल कर सकती है। अरे वाह वाह, जबरदस्त। तो आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी फहमीदा जी, आप जबरदस्त लग रही हैं अपनी यूनिफॉर्म में, और आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑन स्क्रीन पे हम दोनों के अलावा भी जब कोई आता है ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा। और जब ऐसा कोई जबरदस्त वर्दी में खातून आए ना तो बहुत ही फख्र महसूस होता है। तो साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके जो अभी सेंटर है उसमें तमाम जो स्टाफ है, क्या वो भी सारा फीमेल ओरिएंटेड है या उसमें मेल्स भी हैं ट्रेनिंग में और ऑफिस में फॉर असिस्टेंस? नहीं मैं क्लियर करूंगी कि चूँकि ये विमेन का एक सेपरेट सेटअप है, तो यहाँ का तमाम स्टाफ, हमारा जो फ्रंट डेस्क है जहाँ पे रिसेप्शन से लेके टेस्ट तक तमाम की तमाम जो है फीमेल स्टाफ है। उसका मकसद ये है कि जो ख़वातीन दूसरे सेंटर्स में जाने में हेजिटेशन फील करती हैं कि मेल के साथ, इसके बावजूद कि हम हमेशा अगर वो कहीं दूसरे सेंटर में भी जाती हैं तो हमेशा हम लेडीज़ को प्रेफर करते हैं, पहले फीमेल्स को अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो ये सेंटर है यहाँ पर तमाम स्टाफ फीमेल होने के लिए
जो है उनका बेनिफिट ये है कि मैम वो अपने आप को बिल्कुल ईजी फील करती हैं। अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आती, टेस्ट में कोई मुश्किल होती है, तो वो बड़ी आसानी के साथ हमसे कंसल्ट करती हैं और हम उनको गाइड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपना लाइसेंस लेके वहाँ से जाती हैं। अच्छा फहमीदा जी, कितने सेंटर्स इस तरह के हैं या अभी तक एक ही सेंटर का क़याम हुआ है, और इसमें स्टाफ, नंबर ऑफ स्टाफ कितना है? फिर अगला सवाल जो शागिद करेंगे ये बता दीजिएगा। मैम वैसे तो हमारे जो है 5 टेस्टिंग सेंटर है, लेकिन फ़ीमेल के लिए जो सेपरेट टेस्टिंग सेंटर है वो ये फर्स्ट है। इंशाल्लाह ताला इसमें नेक्स्ट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और यहाँ का स्टाफ 7 का है, जो रिसेप्शन से लेके साइन टेस्ट, फिर उनका रोड टेस्ट, और उनके इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर समीना अंजुम, जो कि सारों को जो है वहाँ पे असिस्ट करती हैं, और जितने भी लोग आते हैं उनको वहाँ पर मैंने इसलिए पूछा ये सवाल फहमीदा जी कि 7 लोग अगर एक ऑफिस, एक सेंटर में हैं, 7 खवातीन मतलब 7 जॉब्स, 7 जॉब्स मतलब 7 घराने, 7 घराने मतलब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज खुलना। ये एक बहुत ही एक ब्राइट, मतलब मुझे वो नजर आ रहा है कि अगर और सेंटर्स इंशाल्लाह जल्दी जल्दी खुल गए तो मजीद खवातीन को जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये बहुत जबरदस्त बात मुझे लगी थी। प्लीज। अच्छा फहमीदा साहबा, यहाँ पर ये बताइएगा कि ड्राइविंग जो यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है खास तौर पर, इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि जो जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है वहाँ पे क्राइटेरिया, बल्कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है ड्राइविंग टेस्ट का पाकिस्तान में, चाहे वो खवातीन के लिए हो या मर्दों के लिए हो, उसमें बेसिकली कितने मराइल से उनको गुजरना पड़ता है, किस किस्म का ड्राइविंग टेस्ट होता है, और किन मुश्किलात से उनको गुजारा जाता है ताकि वो ये प्रूव कर दें कि वो एक अच्छे ड्राइवर हैं ये लाइसेंस हासिल करने के लिए? सर इसके लिए मैं क्लियर करूंगी कि जब उनकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहले उनका साइन टेस्ट होता है। उसमें जो रोड साइंस होते हैं जो डेली बेस पे वो देखते हैं, और जो एक अच्छा ड्राइवर है और इन साइन बोर्ड्स को फॉलो करता है वो इजीली इसमें से पास आउट हो जाता है। और ये टोटली कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं जो भी एप्लीकेंट होते हैं, कंप्यूटर उनसे क्वेश्चन करता है, वो उसका आंसर करते हैं, और 1.5 मिनट के बाद जब वो पास आउट कर देते हैं तो फिर कंप्यूटर उनको बताता है कि वो पास हैं कि नहीं है। इसके बाद सर जब अच्छा फहमीदा साहिबा, अब तो हम देख रहे हैं, जी प्लीज कंटिन्यू करें। सर जब साइन टेस्ट पास कर देते हैं, कंप्यूटर आपको पास की स्लिप दे देता है, तो उसके बाद आपका रोड टेस्ट होता है। रोड टेस्ट के लिए हमारी कोन्स लगी होती हैं, एक रास्ता बना दिया जाता है एल शेप, जिसमें आपने फ्रंट पे जाना है, सीधे जाना है और फिर बैकवर्ड आना है। बस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, हमने बहुत कंफर्टेबल जोन रखा है ताकि हर वो बंदा जो अच्छा ड्राइवर है वो वहाँ से इजीली अपना लाइसेंस ले ले। लेकिन फहमीदा साहिबा, आपके ख्याल में ये थोड़ा मुश्किल नहीं होना चाहिए ड्राइविंग टेस्ट, ताकि सड़कों पे हमें अच्छी ड्राइविंग नजर आए? पहला सवाल है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब हम बड़ा खुश होते हैं, अपने शो में इनवाइट भी करते हैं, बहुत सारी खवातीन जो है मुख्तलिफ रैलीज में हिस्सा ले रही हैं। मतलब एक तो ड्राइविंग होती है सड़कों की, अब तो हम खवातीन को देख रहे हैं ऑफ रोड रैलीज में, यानी कि खवातीन बेहतरीन इस वक्त नजर आ रही हैं हमें ड्राइविंग में, खासतौर पर मुख्तलिफ डिफिकल्ट किस्म के रास्तों पर ड्राइविंग करती नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल जब आप लोग टेस्ट लेते हैं तो पाकिस्तानी खवातीन की ड्राइविंग को कैसा आप देखती हैं? कैसी ड्राइवर्स हैं पाकिस्तानी खवातीन? सर अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल्स को, तो चूँकि फीमेल का ये होता है कि वो डर के ड्राइव करती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी ड्राइवर इसलिए होती हैं कि वो रिजर्व होकर ड्राइव करती हैं। और आप देखें कि अगर हम रिसर्च किया है हमने, जो एक्सीडेंट का कॉज बनते हैं वो जो ड्राइवर्स होते हैं मेल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो वो चूँकि डर के जो है लॉ को फॉलो भी ज़्यादा खवातीन करती हैं, ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा ही है, फॉलो ज़्यादा फीमेल करती हैं। अच्छा फहमीदा जी, मैं सवाल करना चाह रही थी कि जो खवातीन आपने कहा कि वो आके सेंटर में अपने आप को बहुत महफूज फील करती हैं, अब जिस तरह शाजिब ने एक सवाल किया खवातीन की ड्राइविंग के हवाले से, सबसे ज्यादा जो आपके पास आती हैं और उनको जब आप रोड पर लेकर जाते हैं तो सबसे बड़ा आपके सामने आप क्या देखते हैं, उनको चैलेंज क्या फील होता है? कॉन्फिडेंस की कमी होती है या उनको ये डर होता है कि मैं चला पाऊंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या ये नजर लगता है कि कोई सड़क पे कोई कुछ कह देगा? क्योंकि खवातीन के ड्राइविंग के हवाले से ना बड़े जोक्स भी बनते हैं और उनको बहुत ज्यादा इस बात का जो है वो निशाना भी बनाया जाता है। यही चीजें उनका कॉन्फिडेंस खराब करती हैं। आगे जो है ना खातून होंगी, आंटी होंगी, इस तरह करके बहुत ज्यादा जो है ना उनके ऊपर तनकीद होती है। यहाँ मैं एक बात बता दूं, माया बड़ी जबरदस्त ड्राइवर है, इनके साथ आप गाड़ी में बैठे बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। जी फहमीदा साहिबा।
जी, जब टेस्ट के लिए उन्हें रोड पे लेके जाते हैं तो उनको ये हेजिटेशन होती है कि मैं गाड़ी तो बहुत अच्छी चला लेती हूँ मैम, तो ये जो आपका ट्रैक है ये ज़्यादा टफ़ नहीं होगा। तो फिर हम सर उनको बताते हैं कि अगर आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ये ट्रैक तो बिल्कुल बच्चों वाला हमने बनाया है, सिर्फ इसमें आपका हमने ये देखना है कि आप रिवर्स किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सर स्ट्रेट तो इजीली हर कोई चला जाता है, जिसको ड्राइविंग नहीं आती वो भी। बेसिक बात है कि वो बैक जब आते हैं, तो जब बैक आते हैं तो जो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं, ड्राइवर्स बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल फहमिदा साहिबा, क्योंकि एक तो ड्राइविंग है और एक ट्रैफिक सेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ट्रैफिक सेंस अच्छी डेवलप हो जाएगी तो आपकी ड्राइविंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वक्त आप हमारे साथ रही इंस्पेक्टर फहमिदा जीशान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से गुफ्तगू की। इंस्पेक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, फहमिदा साहिबा, और हमें ट्रेनिंग जो लाइसेंसिंग सेंटर है उसके हवाले से बता रही थी जो कायम किया गया है खवातीन के लिए। वाकई बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है, और सेंटर्स हो कराची में भी हो ताकि और आसानियां हो। यूर सो राइट, एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो शाहजेब, अगला सेगमेंट हमारा कौन सा है? मेरे ख्याल में अब हम जैसे कि रोजाना की बुनियाद पर आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नात ख्वां से, तो आज भी हम एक नात ख्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि जब रमजान का मौसम आता है, वैसे तो देखिए जब नात सुबह शाम हो, आपको नात का सिलसिला तो जारी रखना ही चाहिए, लेकिन रमजान में ना एक एयर में एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम या तो सहरी होती है तब हम कलाम सुन रहे होते हैं, अफ्तार होता है तब हम कलाम सुन रहे होते हैं, अजान के टाइम चले जाते हैं तो फिर हम तिलावत और दुआओं की तरफ लग जाते हैं। तो रमजान का एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आपको 24 घंटे, आपको जो भी मौका मिलता है, आप कहते हैं चलो एक नात सुन लेते हैं, एक हम सुन लेते हैं, एक कलाम सुन लेते हैं। तो ऐसे ही सुबह पाकिस्तान ने बुनियाद रखी है। और शाहजेब, आज हम किससे मुलाकात बिल्कुल हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सैयद रेहान अनवर साहब से। और रेहान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत अरसा गुजर चुका है, वो माशाल्लाह नातखानी कर रहे हैं, तो आज हम सुनना चाहते हैं उनसे ही। हमारे दरमियान मौजूद है रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, रमजान मुबारक रेहान। खैर मुबारक। और अभी पता चला रेहान से मेरी मुलाकात हो चुकी है पहले अलग अलग चैनल्स में, रमजान ट्रांसमिशंस में। तो रेहान, ये आपके बारे में उड़ती उड़ती हमारे, हम शाहजेब कहते हैं, हमें जराए से पता चला, हमें जराए से गहरे जराए में पता चला है कि आपने बचपन में जब पहली दफा नात पढ़ी थी तभी आपने लोगों के दिलों में जो है वो अपनी जगह बना ली थी। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले अपने स्कूल में पहली बार नात पढ़ी, और मेरी फैमिली के अंदर भाई बहनों में कोई भी नहीं पढ़ता था। फुप्पो मेरी नातें पढ़ती थी, मगर वो फैमिलीज में जाके मीडिया पे नहीं पढ़ती थी। तो जब पहली मरतबा मैंने स्कूल में नात पढ़ी तो मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बोला रेहान तुम इतनी अच्छी नात पढ़ते हो तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। बस उनका ये कहना है कि जब से पढ़ते पढ़ते आज इस मकाम पे हम नात से ही आगाज करें, और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमको कलाम सुनाएं, फिर हम आगे गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, तमामी अहबाब देखने वाले भी और आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके
वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुनते ही कारी वही जफर कासमी साहब थे, उनका हमेशा में वो याद आ जाती ना, शुरू में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। एक शेर मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अपने स्कूल में पहली जो नात कंपटीशन में मैं जब गई थी तो मैंने ये नात पढ़ी थी, और मैंने मुझे याद है कि क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना तो मैं जैसे ये आता है ना शेर के खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, तो वो मैं रो पड़ती थी, और उसी की वजह से मैं हमेशा सेकंड आती थी ना। मुझे जब भी मैं नात पढ़ती थी मुझे रोना जाता था, तो वो कहते थे कि रो पड़ती है इसलिए इसको सेकंड कप मिल जाता है, फर्स्ट कभी नहीं मिला मुझे। मैं कल शाजिब को भी ये बात बता रही थी। नात वैसे तो खैर हम कोई भी नात हम सुनते हैं तो एक हमें सब नातें बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इस नात में एक हमारा एक वो पुरानी यादें भी जुड़ी हैं ना साथ साथ, कब से हम सुनते आ रहे हैं और उसी एक आवाज में सुनते आ रहे हैं। आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ी, बहुत प्यारे से पढ़ी, इतने आपके जो अंदाज में मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने ज्यादा जगहें लगाने की कोशिश नहीं की, आपने बहुत अपने अंदाज में, बहुत अपनी आवाज में मधम रखकर आपने अपनी जो है वो अकीदत के फूल जो हैं वो सरकार की बारगाह में आपने पेश किए। तो क्यों ना हम ऐसी ही आवाज में एक और कलाम, बिल्कुल हम चाहेंगे जितना हमारे पास वक्त है उसमें हम कोई और कलाम भी सुने रेहान भाई से, और रेहान भाई की मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। रेहान भाई और क्या आज आप हमें सुना रहे हैं रमजान के मुनासिबत से? मैं आपको एक और ऐसा ही कलाम सुनाऊंगा जो आप लोग बचपन से ही सुन रहे हैं, और आपको जो माहौल बना है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। प्लीज सुबह बदा मिन तौलतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह नेमत का खजीना है मौला, गंजीनाए रहमत है आका, हादी है तमामी उम्मत के, और राहनुमा है शरीयत के। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह साती शजरू नतकल हजरू शकल कमरू बी इशारती उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगुष्त के एक इशारे से। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
अल्लाह हो अल्लाह हो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। रेहान जीते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाहू के विर्द के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। बहुत ही पावरफुल विर्द है, इसको विर्द करते हुए ही जाइए, दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तान का परवरदिगार हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।